मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। हम लोग अध्ययन कर रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा किस तरीके से यूरोपीय शक्तियां भारत में आती हैं और इसके बाद में वांडीवास के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजी शक्ति स्थापित हो जाती है और उत्तरवर्ती यानी मुग़ल साम्राज्य का जो पतन था, किस तरीके से पतन हुआ, वहाँ सारा हमने देख लिया। तो देखो सारे मटेरियल का मैं PDF तैयार कर रहा हूँ अपने हाथ से, इस तरीके से लिख करके। ये सब जितना पढ़ा रहा हूँ सारा मटेरियल PDF का ये तैयार है, ठीक है। तुम लोग इसका जो फ़ायदा उठाओ। इसे हमारे टेलीग्राम पे मैं भेजता हूँ। व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, दोनों हैं ज्ञापम के नाम से, GYAPM। और इस ज्ञापम चैनल का टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। हमारे यूट्यूब चैनल देखने वाले व्यूवर्स को भी मैं बता दूं कि टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहां से जाकर के आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और सारे हस्तलिखित PDF इस तरीके से आप देख सकते हो, ये प्राप्त कर सकते हो। तो हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा है थोड़ा सा उसको समराइज करेंगे। उसके बाद में आज हम लोग अध्ययन करेंगे किस तरीके से भारत में अंग्रेजी सत्ता धीरे धीरे विस्तार करती है। भाई वांडीवास के युद्ध में तो जीत करके वो स्थापित हो जाते हैं और विस्तार किस तरीके से होता है ये सब हम देखेंगे। उसके पहले एक बार सरसरी नज़र देख लेते हैं पूरे मध्यकालीन भारत से लेकर के और अब तक के इतिहास पर। तो अगर शासकों की बात करें तो मध्यकाल में जो मुगल्स थे, मुगल से शुरू करते हैं। मुगल में सबसे पहले स्थापना किसने की थी? बाबर ने। मुगल वंश की कब की थी? 1526 में। 1526 में मुगल वंश की स्थापना की बाबर। कौन से युद्ध में? किस युद्ध में? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत के कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए हैं, जिसमें पानीपत का ये प्रथम युद्ध था। 2 युद्ध तो मध्यकाल में होते हैं और एक तीसरा युद्ध होता है आधुनिक काल में, ठीक। तो बाबर ने 1526 में स्थापित की। फिर इसका बेटा कौन आता है? हुमायूं आता है। हुमायूं आता है, ठीक। और हुमायूं के बाद में इसका बेटा अकबर आता है। मुगल की बात करें, लेकिन इसी बीच एक सूर्यवंश भी आ जाता है जो शेरशाह सूरी ने स्थापित किया था। शेरशाह सूरी ने सूर्यवंश की स्थापना की थी। शेरशाह सूरी भी आ जाता है इस दौरान। लेकिन इस क्रम में फिर उसके बाद में अकबर आते हैं। अकबर का बेटा सलीम या जहांगीर, ठीक है। और जहांगीर का बेटा शाहजहां। जहांगीर का बेटा शाहजहां। और इसके बाद में शाहजहां का बेटा औरंगजेब। शाहजहां का बेटा औरंगजेब। तो इस तरीके से ये तो हमने मध्यकाल में मुगल सत्ता को देखा। और औरंगजेब तक तो 1707 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है अहमदनगर में 1707 ईस्वी में। इसके बाद में जो मुगल शासक आते हैं वो कमज़ोर होते हैं, क्योंकि ये ऐसा आखिरी शासक था मुगल वंश का जो काफ़ी बहुत ज़्यादा इसको कह सकते हो कि स्ट्रॉन्ग था। एक तो कट्टर मुस्लिम था और दूसरी बात कट्टर मुस्लिम के साथ साथ में इसके अंदर किसी भी प्रकार के अवगुण नहीं थे, सबसे बड़ी बात थी नहीं। और इधर देखिए सब जो है 10-10 शादियाँ 15-15 शादियाँ करते थे और खूब जो है कोई जो है भांग पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब करते सारे ऐब थे। इसके अंदर कुछ भी ऐब नहीं थे, इसीलिए इसको जिंदा पीर कहा गया है। पीर किसको कहते हैं? जिसके अंदर जो मर जाता है बाद में वो पीर हो जाता है ना, कि स्वच्छ आत्मा। पीर मतलब स्वच्छ आत्मा, तो ये इसे जिंदा पीर कहा गया है इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी अवगुण क्या थी कि धार्मिक रूप से बहुत कट्टर था। धार्मिक कट्टरता के कारण इसका ये इतिहास में इसे जो है अभी कुछ भी अगर कोई गलत करता है धार्मिक कट्टर हो तो उसको कहते हैं औरंगजेब है, कहते नहीं। तो इस तरीके से ये औरंगजेब इसीलिए बदनाम हुआ है, बाकी इसके अंदर कुछ भी ऐब नहीं थे। तो इसके बाद इसी के मरने के बाद, क्योंकि इसने साम्राज्य विस्तार इसके समय तक बहुत हो गया था, काफ़ी पूरे हिंदुस्तान पूरा उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरा फैला हुआ था हिंदुस्तान। तो अब इसको संभाल पाना कमज़ोर शासकों के बस की बात नहीं थी। तो कमज़ोर शासक
जो शुरू होते हैं इसके बाद से कौन होता है सबसे पहला? बहादुर शाह। और ये पहला था इसलिए बहादुर शाह प्रथम कहा गया, जो उत्तरवर्ती या उत्तर मुगल काल के शासक कहलाते हैं। और यहीं से 1707 से आधुनिक इतिहास शुरू हो जाता है, ऐसा माना जाता है। दो कालखंड, एक तो जदुनाथ सरकार हैं जो कहते हैं 1757 के प्लासी युद्ध से आधुनिक भारत स्टार्ट होता है, लेकिन ज़्यादातर इतिहासकार 1707 के बाद का ही काल आधुनिक इतिहास मानते हैं। मोस्टली इसके बाद में मुगल सत्ता कमज़ोर हो जाती है और भारत में यूरोपीय शक्तियाँ आ जाती हैं। तो बहादुर शाह के बाद जहांदार शाह। कौन? जमादार शाह नहीं, जमादार शाह नहीं, जहांदार शाह। कौन सा शाह? जहांदार शाह। तो जमादार शाह नहीं, जहांदार शाह के बाद में फर्रुख सियर। कौन सा सियर? हाँ, ये सियार है। कौन सा सियार है? फर्रुख सियार। तो फर्रुख सियार, ये सियार इसलिए है क्योंकि इसने जो है अंग्रेज़ों के लिए 1717 में एक जो है मैग्ना कार्टा जारी किया था। मैंने पढ़ाया था ना, 1717 में एक मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र दे दिया था, महाअधिकार पत्र, कि अंग्रेज अब जो है भारत में बंगाल वगैरह में 3000 रुपये दे करके निःशुल्क व्यापार कर सकते। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इनमें व्यापार कर सकते हैं। इसके अलावा अपने सिक्के चला सकते हैं भारत में अंग्रेज। तो ये सब अधिकार पत्र किसने दिया था? फर्रुख सियर। तो फर्रुख सियर को जो है अभी इनके दादा पुरखे करके गए जो है जहांगीर वगैरह के समय से ही जो है यहाँ पर भारत में पहले अंग्रेज आने लगते ना। 1608 में आता है कौन? कैप्टन हॉकिंस, हॉकिन कुकर वाला कैप्टन हॉकिंस आता है जहांगीर के समय में। तो ये लोग तो इतना ज़्यादा लिफ्ट नहीं देते हैं, कहते हैं ठीक है व्यापार करो कोई बात नहीं, लेकिन टैक्स देना पड़ेगा तुम्हें, व्यापार करोगे मुनाफा होगा उसका टैक्स देना पड़ेगा, दस्तक देनी पड़ेगी। दस्तक मतलब दस्तक खरीदोगे तो उसका तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। दस्तक मतलब एक तरीके से पास होता था कि ये परमानेंट व्यापार करना। जैसे तुम लोग स्कूल में आते हो पढ़ने, डेली आते हो, अब साइकिल स्टैंड पे अगर साइकिल स्टैंड को ठेका पे उठा दिया जाए तो डेली आने वालों के लिए क्या होगा? पास जारी कर दिया जाता है। पास में ये होता है कि रियायत मिल जाती है सस्ते में, लेकिन जो कभी कभार आता है उससे 10 रुपया लिया जाएगा, और जिसका पास जारी हो गया उसका महीने का जो है 20 रुपये में ही काम चल जाएगा, पूरे महीने का या 50 रुपये का। तो ये होता है दस्तक, यानी एक तरीके से एक पास होता है। तो इसने जो है ऐसा सब कुछ किया कि मटिया मेट कर दिया अंग्रेजों को ला करके, उनको दस्तक वगैरह में रियायत दे करके। तो फर्रुख सियर के बाद में कौन आते हैं? दो ऐसे आते हैं शासक जो बिल्कुल ही बेकार होते हैं, कम समय में मर जाते हैं, बीमार शिमार होते हैं। एक कौन था? रफ़ी उद दरजात, और दूसरा आता है रफ़ी उद दौला। ठीक है। और इसके बाद में आता है रंगीला आता है, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक, मोहम्मद शाह रंगीला। और मोहम्मद शाह रंगीला के बाद में उससे पहले एक आता है आलमगीर सेकंड से पहले अहमद शाह आता है। ठीक है। तो मोहम्मद शाह के बाद में अहमद शाह। मैंने बताया था अहमद शाह को याद करने का तरीका क्या है कि इसी के समय भारत में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है 1748 से लेकर के 1761 तक। लगभग 7 बार भारत में अब्दाली आक्रमण करता है। शुरुआत किसके समय से करता है? अहमद शाह के समय में, जो उत्तरवर्ती मुगल शासक था अहमद शाह, इसके समय में 1748, क्योंकि इसका काल भी स्टार्ट होता है 1748 से। ठीक है। तो इस समय से इसके शुरुआत होते ही, गद्दी बैठते ही भारत में कौन आ जाता है? अहमद शाह अब्दाली लूटने। और 1739 में कौन आया था? नादिर शाह आया था। किसके शासनकाल में आया था? रंगीला के समय में, क्योंकि भारत में ये जो है रंग मस्ती में व्यस्त था, मतलब नाच गाना में मशगूल था, तो इसका फ़ायदा उठाता। नादिर शाह आता है, भारत से लगभग 70-80 करोड़ की संपत्ति लेकर जाता है। ठीक है। और उसी में तख्ते ताऊस उठा कर ले जाता है, सब कहानी मैंने बताई थी। तो अहमद शाह के बाद में आता है अब आलमगीर। हाँ, आलमगीर सेकंड आता है, आलमगीर द्वितीय। आलमगीर प्रथम किसको कहा गया है? औरंगजेब को। ठीक है। तो ये भी याद रखना है, आलमगीर प्रथम किसको कहा गया है? औरंगजेब को, क्योंकि उसने आलमगीर नाम से उपाधि धारण की थी। और आलमगीर के बाद में शाह आलम। कौन आता है? शाह आलम, ये भी द्वितीय था। और शाह आलम प्रथम कौन था? बहादुर शाह प्रथम। इसका दूसरा उपाधि क्या थी? शाह आलम द्वितीय। और बहादुर शाह की एक उपाधि थी, कौन सी उपाधि थी? बहादुर शाह की उपाधि, जहांदार शाह की, इनकी कौन सी उपाधि थी? हाँ, साहेब बेखबर। और जहांदार शाह के लंपट मूर्ख था। ठीक है। और जो है इसके अलावा फर्रुख सियर की
हाँ, ये तो इन्हें तो सैयद बंधुओं ने फर्रुख सियर से लेकर के और जो है मोहम्मद शाह तक सैयद बंधु रंगीला तक शासक कौन बनाते हैं? सैयद बंधु। इसलिए सैयद बंधुओं को किंग मेकर कहा जाता है। आगे चल कर के अंग्रेज किंग मेकर बनेंगे। तो शाह आलम द्वितीय के बाद में अकबर द्वितीय आता है। कौन आता है? अकबर द्वितीय आता है। और अकबर द्वितीय के बाद में फिर हाँ, लेकिन वो राजा नहीं बना था। औरंगजेब का बेटा था, अकबर नाम था, सत्ता पर नहीं बैठा था। वो जो है अपने पिताजी के धार्मिक कट्टरता से परेशान था, तो वो विद्रोह करता रहता था। जाकर कभी सिख सरदार से मिल जाता था, कभी मराठों से मिल जाता था कि हमारे पिताजी बहुत गलत कर रहे हैं तो हमारा सहयोग करो। तो वो भागता रहता था, विद्रोह करता रहता था, उसका पीछा औरंगजेब करता रहता था और औरंगजेब के शासनकाल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो राजा नहीं बनता है, वो राजा नहीं बनता है। नहीं, अब यहाँ पर हम लोग राजा का अध्ययन कर रहे हैं ना। अब ऐसे तो कोई भी बीच में नाम आ जाएगा, राजा नहीं बनेगा तो उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड थोड़े नहीं करेंगे। यहाँ पर भाई इतिहासकार लिखते हैं। यहाँ पर ये तो जो है उसको पता नहीं रहा होगा अकबर को कि हमारे मरने के बाद में कोई अकबर नाम से कोई और राजा बनेगा। ये तो इतिहास जो लिखा जाता है, इतिहासकार जो इतिहास लिखते हैं वो सहूलियत की दृष्टि से कि बच्चों को पढ़ने में दिक्कत ना हो, समझने में दिक्कत ना हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड कर देते हैं। जैसे हम लोग क्लास में बच्चों की हाजिरी लगाते हैं, 2 नाम 3 नाम एक ही हो गए, तो पिताजी का नाम अलग अलग है लेकिन पिताजी का नाम ना बोल करके बोल देते हैं जो है रहीम फर्स्ट, रहीम सेकंड, रहीम थर्ड, जो भी नाम हो 2-3 नाम एक ही है, तो ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसे ही अकबर द्वितीय था। और इसके बाद में सबसे आखिरी शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। ये जफ़र नाम से कविताएं लिखता था, बहादुर शाह द्वितीय, जो कि जफ़र नाम से कविताएं लिखता था, तो इसीलिए बहादुर शाह इसको जफ़र भी कहा जाता था। ठीक, तो ये उत्तरवर्ती मुगल शासक थे। अब इनमें से क्या, इसलिए मैंने इनको याद कराया है कि इनमें से कैसे आ जाता है प्रश्न, बीच में मतलब क्रोनोलॉजी दे देगा, क्रम दे देगा, फोड़ करके क्रम दे देगा। पहले दे देगा जहांदार शाह, फिर दे देगा जो है आपका मोहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह। अब कहेगा इन तीनों को क्रम से लगाइए, या एक उधर से दे देगा मुग़ल शासक का नाम दे देगा, और इसमें मुग़ल शासक का औरंगजेब नाम ना दे करके नाम दे देगा कौन सा? आलमगीर प्रथम। ठीक, तो इस तरीके से क्रम लगाने के लिए आ जाता है। इसलिए इनको थोड़ा सा 2-4 बार दोहरा लोगे, बस इनका क्रम याद हो जाएगा। इसमें कोई ट्रिक व्रिक है नहीं, ट्रिक सब भूल जाते हैं। मैं भी बहुत कोशिश करता हूँ, ट्रिक सब भूल जाता हूँ, ट्रिक याद नहीं रहते। जब समझ करके पढ़ोगे तो ये सब याद रहेंगे। बहुत लोग ट्रिक वाले वीडियो बनाते हैं लेकिन उस सब कहीं सफल नहीं होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये था उत्तरवर्ती मुगल शासक। अब इसी में जो है हमने बताया था जो रंगीला था, रंगीला एक चूँकि ऐसा कमज़ोर सिद्ध शासक था जो सिर्फ अपनी जो है रंगमंच पर ध्यान देता था उसके समय में जो है। तो उसके समय में बहुत सारे शासक जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी, जो सूबे थे उनके, भाई मुग़ल के जो राज्य थे उसको क्या कहते थे? सूबा। और सूबे का मुखिया क्या कहलाता था? सूबेदार। तो जो उसके सूबेदार थे वो देखे कि हमारा राजा जो है अपना नाच गाने मस्त है, कोई मतलब नहीं है, तो फिर उन लोगों ने अपने राज्य की स्वतंत्र स्थापना शुरू कर दी, राज्यों की स्वतंत्र स्थापना शुरू कर दी। तो उस स्वतंत्र स्थापना की कड़ी में जो है कौन कौन से राज्य स्वतंत्र होते हैं हम लोग देखेंगे और उनका हम अध्ययन करेंगे। और बाद में उन स्वतंत्र राज्यों पर अंग्रेज की नज़र जाती है और अंग्रेज उनको बारी बारी से जीतते चले जाते हैं। जैसे इसमें बिहार, उड़ीसा और बंगाल, ये वाला क्षेत्र पूरा मिला करके क्या कहलाया? बंगाल कहलाया। ठीक है, तो बंगाल, ये वाला क्षेत्र बंगाल कहलाया। मुर्शीद कुली खान ने इसकी स्थापना की थी। किसने स्थापना की थी? मुर्शीद कुली खान ने। और यहीं पर यूपी वाला क्षेत्र है, ये अवध कहलाया। ये क्या कहलाया? अवध कहलाया। जो आज वर्तमान में लखनऊ और फैजाबाद वाला क्षेत्र है यूपी वाला, वो क्या कहलाता था? पहले अवध कहलाता था। तो अवध के नवाब हुआ करते थे। तो इसका सआदत खान ने किसने इसकी स्थापना की थी? सआदत खान ने इसकी स्थापना की थी। सआदत खान उसी समय जो है ये अलग हुए थे। कब? मोहम्मद शाह रंगीला के समय सआदत खान। और इसके अलावा जो है मुग़ल अब यहीं तक सीमित रह गए थे, मुग़ल दिल्ली तक ही सीमित रह गए थे। मुग़ल कहाँ रह गए थे? दिल्ली तक ही। तो ये मुग़ल वाला क्षेत्र था दिल्ली, यहीं दिल्ली तक ही सीमित रह गए थे। और इधर ये पंजाब प्रांत था। इधर क्या था? पंजाब, जो पाकिस्तान वाला और हिंदुस्तान वाला दोनों पंजाब था वो, तो इसको पंजाब प्रांत था। ये स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में ये जो है स्वतंत्र हो गया था। और इसके बाद में ये सिंध वाला प्रांत था, जो पाकिस्तान वाला प्रांत है सिंध, तो ये सिंध था। ये सब हम लोग अध्ययन करेंगे आगे। सिंध प्रांत, ये अलग एक प्रांत बना। और इस समय यहाँ यहीं पर इस राजपूताना थी। यहाँ पर क्या थी? राजपूताना। वही जो है मेवाड़ वाला क्षेत्र,
ठीक। ये सब जो महाराणा प्रताप वाला क्षेत्र ये राजपूताना कहलाता था। तो ये अभी भी जैसे जैसे मौका मिलता था कि मुगल सत्ता या कोई भी केंद्रीय शक्ति कमज़ोर होती थी, सब क्या करते थे, फिर से स्वतंत्र होने लगते थे। तो राजपूताना थी। और सबसे जो महत्वपूर्ण शासक यहाँ पर एक राज्य उभर कर आता है वो था मराठे। ये पूरा देखो बहुत दूर तक मराठा विस्तृत था, यह पूरा मराठा था, ये पूरा मराठा साम्राज्य था। ठीक। शिवाजी के नेतृत्व में ये अलग होता है, इसकी कहानी। हाँ, बाद में ये पेशवाई इसके जो है पेशवा इसके जो है मुखिया बनते हैं और पेशवाई के नेतृत्व में मराठे जो है चमकते हैं भारत में। ठीक। तो ये मराठा राज्य उभरता है, इसका पूरा अध्ययन करेंगे। और यहीं पर जो है एक हैदराबाद है, यहीं पर क्या है, हैदराबाद। ठीक। चिनकिलिच खां जो है निज़ामुल मुल्क, इसका मूल नाम था निज़ाम उल मुल्क। ठीक है। और चिनकिलिच खां इसकी उपाधि थी जो औरंगजेब देता है। क्या, कौन देता है? औरंगजेब। निज़ामुल मुल्क हैदराबाद का सूबेदार था। क्या था? सूबेदार था। और जब देखा रंगीला हमारे बादशाह रंग में मस्त हैं, तो ये नाराज़ हो गया रंगीला से और कहा हम तो जा रहे हैं, दक्षिण ही रहेंगे, दक्कन में ही रहेंगे, तुम अपना नाच गाने मस्त रहो। तो 1724 ईस्वी में निज़ामुल मुल्क ने हैदराबाद की स्थापना कर दी। और ये कर्नाटक था, ये वाला पूरा क्षेत्र इधर का ये कर्नाटक था, जिसकी राजधानी अर्काट थी, मैंने बताया था। और कर्नाटक में मैंने पूरा अध्ययन किया है। कर्नाटक वार होते हैं ना, ठीक, अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच में, तो ये कर्नाटक था। और यहाँ पर मैसूर था, एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य था मैसूर। ठीक। मैसूर हैदर अली स्थापित करता है। मैसूर की स्थापना कौन करता है? हैदर अली। तो मैसूर के जो है इसका अध्ययन करेंगे। और ये दक्षिण में जो ट्रावनकोर है, ट्रावनकोर। ठीक। तो अब इसमें जो महत्वपूर्ण है उन सब का हम लोग अध्ययन करेंगे कि ये सब स्वतंत्र होते हैं, किस तरीके से इन पर कौन कौन जो है स्थापित करता है, स्वतंत्र राज्य की स्थापना कौन करता है, और फिर अंग्रेज किस तरीके से सबको निगलते जाते हैं, बारी बारी से सबको निगलते जाते हैं। भाई तो सबसे पहले अंग्रेज भारत में क्या करते हैं, फ्रांसीसियों को ख़त्म करते हैं। उसके पहले जो है हमने देखा पुर्तगालियों को, भाई क्रम क्या था भारत में आने का, यूरोपीय शक्तियों, सबसे पहले पुर्तगाली आए और लगभग 100 वर्ष तक बिल्कुल ही जो है एकाधिकार था उनका व्यापार में, किसी भी प्रकार से कोई कंपनी भारत में और थी नहीं। उसके बाद में अंग्रेज वो डच आ जाते हैं, फिर डच के बाद अंग्रेज आ जाते हैं, अंग्रेज के बाद में फ्रांसीसी आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो है क्रम रहता है। और इनमें से पुर्तगाल तो भारत में जो है एक शादी हो जाती है यूरोप में अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में, कैथरीन राजकुमारी कैथरीन से और चार्ल्स द्वितीय से, तो फिर मुंबई दहेज में दे देते हैं। तो इसकी वजह से दोनों जो है शांत हो जाते हैं भारत में, नहीं लड़ते भिड़ते हैं, तो पुर्तगाली शांत हो जाते हैं। और डच के साथ मैंने बताया था बेदरा का युद्ध होता है 1759 में, एक युद्ध होता है, कौन सा? बेदरा का युद्ध। तो इस बेदरा के युद्ध में डच को परास्त कर देते हैं। और ये यही बंगाल वाले क्षेत्र में था, यहाँ पर जो है डच बस्ती थी और यहीं पर अंग्रेज बस्ती थी। तो ये बेदरा का युद्ध, और इसका नेतृत्व कौन करता है अंग्रेजों का? क्लाइव करता है। क्लाइव के बारे में मैंने बताया था कि एक जो है मद्रास में क्लर्क के रूप में भर्ती हुआ था और अपनी जो है बुद्धिमत्ता के कारण, कूटनीतिज्ञ था वो, कुल मिलाकर बहुत बड़ा जो है चालबाज था, कूटनीतिज्ञ था। तो बेदरा के युद्ध में जो है वो डचों को हरा देता, डच खत्म हो जाते हैं। फिर जो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में 3 कर्नाटक वार होते हैं, जिसमें आखिरी कर्नाटक वार, तीसरे कर्नाटक वार में एक निर्णायक युद्ध होता है अंग्रेजों के बीच में और फ्रांसीसियों के बीच में, जिसका नाम था वांडीवास का युद्ध। कौन सा? वांडीवास का युद्ध, जो कि 1760 में होता है। तो यहाँ पर फ्रांसीसियों को हरा देते हैं। अब जब इनको ये सब खत्म हो जाते हैं तो इनका मूवमेंट शुरू होता है बंगाल की तरफ। किस तरफ? बंगाल की तरफ। तो बंगाल को किस तरीके से जो है ये अपने कब्जे में करते हैं, इसके बाद धीरे धीरे कई राज्यों को निगलते चले जाते हैं। ये सब हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। तो बंगाल की अगर हम बात करें, बंगाल की स्थापना मैंने बताई थी किसने किया था? मुर्शीद कुली खान ने। बंगाल की स्थापना मुर्शीद कुली खान की थी। और बंगाल जो आज का आपका बंगाल है, जिसको पश्चिम बंगाल कहते हैं, आज का पश्चिम बंगाल अर्थात जो बंगाल है आज का पश्चिम बंगाल, और जो बांग्लादेश है, जो आज का बांग्लादेश है, ठीक है, आज का बांग्लादेश है, और जो आज का बिहार है, आज का बिहार है, और जो आज का उड़ीसा है, ये सब मिला करके क्या कहलाते हैं? उसमें क्या कहलाता था? बंगाल कहलाता था। तो बंगाल में कौन कौन शामिल थे मुख्य रूप से? पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा। तो इसमें मुख्य नाम आते हैं, प्रश्न पूछा जाता है
बिहार, उड़ीसा और बंगाल, इन तीनों को मिला करके एक बंगाल सूबा था। क्या था? बंगाल सूबा। और कहानी शुरू होती है 1701 से। कहानी शुरू होती है 1701 से। 1701 में जो है औरंगजेब मुर्शीद कुली खां को, किसको? मुर्शीद कुली खां को 1701 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान बना करके भेजता है। क्या बना करके? दीवान। नवाब तो कोई और था, लेकिन दीवान बना करके भेजता है। और 1704 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां जो है बंगाल के नवाब से कहता है कि जो राजधानी ढाका में है उसे स्थानांतरित करके कहाँ ले आओ? मुर्शिदाबाद। तो ढाका से राजधानी बंगाल की स्थानांतरित होती है मुर्शिदाबाद। कहाँ पर? मुर्शिदाबाद। ठीक, देखो ढाका यहाँ पर है बांग्लादेश में, जो आज वर्तमान बांग्लादेश है, ये वाला, ये है ना, यहाँ ये क्षेत्र है, ये मिटा दो, ये यहाँ पर है ढाका। ठीक, और मुर्शिदाबाद आज के बंगाल में है, यहाँ पर है। तो राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद आ जाती है, क्योंकि इस वाले क्षेत्र में अंग्रेज वगैरह ज़्यादा हस्तक्षेप करते रहते थे। तो राजधानी कहाँ परिवर्तित करवा दी? ढाका से मुर्शिदाबाद। किसने? 1704 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां ने। किसने? मुर्शीद कुली खां ने। और इसके बाद में 1717 की बात आती है और फर्रुख सियर इस समय यहाँ का राजा बनता है। तो फर्रुख सियर इसको क्या घोषित कर देता है? मुर्शीद कुली खां को बंगाल का नवाब। तो 1770 में बंगाल का नवाब बन जाता है। कौन? मुर्शीद कुली खां बंगाल का नवाब बन जाता है। और 1727 ईस्वी में इसकी हो जाती है मृत्यु। मुर्शीद कुली खां की 1727 ईस्वी में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसी के बीच रंगीला का शासन आता है। इसी बीच क्या होता है? 1727 से 1727 के बीच में रंगीला का शासन आता है। अब रंगीला की मस्ती को देख करके ये भी रंग बदलता है, मुर्शीद कुली खां भी। ये कहता है ठीक है, नजराना हम भेजेंगे। ये लोग सूबेदार क्या करते थे? अपने राज्य से क्या भेजते थे? पेशगी, नजराना, पैसे, रुपए मुगल शासक को भेजते थे, जिससे कि हमारी जो है आन बान शान बनी रहे, हमारे ऊपर केंद्रीय शक्ति का मुहर लगा रहे कि हम सूबे हैं और जो है राज्य कर रहे हैं। तो नजराना तो भेजता रहता था, लेकिन कार्य व्यवहार इसका कार्यशैली कैसी थी? स्वतंत्र रूप से, स्वायत्त रूप से, कि हम हमारे ऊपर जो है, अब चूँकि शासकों को यहाँ बैठा है, दिल्ली में बैठा है रंगीला, और इतनी दूर उसको भी कोई मतलब नहीं था, पैसा आराम से पहुँच रहा है, तुम कुछ भी करो। तो इसने स्वतंत्र रूप से जो है मुर्शीद कुली खां ने अपना राजपाट शुरू कर दिया था बंगाल में 1722-24 के बीच में। ठीक, तो इस तरीके से बंगाल की स्थापना हो जाती है। और प्रश्न आता है, बंगाल को स्थापित करने वाला शासक कौन था? नवाब कौन था? मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां। तो बंगाल को स्थापित कर देता है मुर्शीद कुली खां। बस यहाँ ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि बंगाल की स्थापना करने वाला कौन था? मुर्शीद कुली खां। अब जो है मुर्शीद कुली खां, इसके बाद में शुजाउद्दौला, इसका जो बेटा था, इसका दामाद था, इसके दामाद को क्या हो गया? घूम गए। दामाद शुजाउद्दौला को मुर्शीद कुली खां अपना क्या बनाता है? नवाब बनाता है, अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है शुजाउद्दौला को, दामाद को। ठीक, तो इस ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, जो महत्वपूर्ण शासक हैं, जो महत्वपूर्ण नवाब हैं, वही का अध्ययन करेंगे। शुजाउद्दौला के बाद में सफदरजंग, सरफराज कौन आता है? सरफराज। शुजाउद्दौला के बाद में आता है सरफराज। ये भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, बस इनके नाम याद रखो, एक क्रम से पूछते भी नहीं है, बस नाम बता रहा हूँ। और सरफराज के बाद में आता है अलीवर्दी खां। कौन आता है? अलीवर्दी खां। ये थोड़ा महत्वपूर्ण था। ये 1740 में सत्ता प्राप्त करता है, नवाब बनता है। कहाँ का? बंगाल का। अलीवर्दी खां, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है। इसको 2-3 बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहली बात, ये थोड़ा सा भिन्न था इन लोगों से, इनसे शुजाउद्दौला और सरफराज ने जो है अंग्रेज़ों को कहा था कि अंग्रेज़ जो है मधुमक्खी के छत्ते की भांति होते हैं। अंग्रेज़ कैसे होते हैं? मधुमक्खी के छत्ते के भांति। मधुमक्खी के छत्ते में क्या होता है? उंगली डाल दोगे तो मधुमक्खी सब क्या करेंगी? काट डालेंगी, नोच डालेंगी। और प्रेम से मधुमक्खी को हटाओगे और जो है हट जाएंगी, उसके बाद में शहद मिलेगा कि नहीं मिलेगा मधुमक्खी छत्ते से। तो ये इसने कहा था कि जो यूरोपीय शक्ति हैं, खास करके अंग्रेज़, वो मधुमक्खी के छत्ते की भांति हैं। मधुमक्खी के छत्ते की भांति, अगर उन्हें छेड़ोगे तो वो काट करके चेहरा सुझा देंगी, और अगर उन्हें प्रेम से उनके साथ व्यवहार करोगे तो मधु देंगे, अर्थात शहद देंगे।
इस तरीके से एक प्रश्न आता है यहाँ पर कि किसने कहा था यूरोपीय शक्तियों या अंग्रेज़ों के बारे में कि अंग्रेज़ क्या है, मधुमक्खी के छत्ते की तरीके से हैं। किसने कहा था? अलीवर्दी खान ने। इसी के समय में 1751 ईस्वी में जो मराठे थे वो आक्रमण कर देते हैं बंगाल पे। 1751 ईस्वी में बंगाल पे, अब चूंकि मैंने बताया मराठे बढ़ रहे थे तो बंगाल भी इसकी तरफ जो है बढ़े, बंगाल की तरफ। और बंगाल की तरफ क्यों लोग बढ़ना चाहते थे? क्योंकि बंगाल एक समृद्ध राज्य था। बंगाल एक समृद्ध राज्य था। समृद्धि का कारण क्या था? क्योंकि उपजाऊ मैदान थी। उपजाऊ मैदान इसलिए थी, गंगा यमुना की जो है घाटी थी, गंगा यमुना की घाटी में जो है पूरा मैदान विस्तृत था और बहुत सारी नदियाँ बिहार में जो है बहती हैं। ठीक, तो ये सब नदियों के कारण जो हमारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ भूमि है और उस समय कृषि का ही जो है महत्व था। जिस क्षेत्र में कृषि अच्छी होती थी, क्योंकि जो कृषि उपज थे वही तो टैक्स के रूप में राजा लेता था, उपज को ही, फसलों को ही तो लेता था, क्योंकि सबसे मुख्य कार्य एग्रीकल्चर ही क्रांति थी, औद्योगिक क्रांति तो अभी आई नहीं थी। तो इसलिए जो है सबसे महत्वपूर्ण बंगाल वाला सूबा था। इसलिए अंग्रेज़ों की नज़र वहाँ थी कि यहाँ पर हम आएंगे तो अब चूँकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हो गई थी और वहाँ पर सूती वस्त्रों का बहुत ज़्यादा उत्पादन होने लगा था, तो इनको लगता था कि भारत में ये वाला क्षेत्र जो है हमारे लिए क्या होगा, एक तरीके से बिल्कुल रामबाण साबित होगा अगर यहाँ पर कब्जा कर लेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, नील की खेती करवाएंगे, कपास की खेती करवाएंगे, ये सब करवाएंगे तो यहाँ से नील भेजेंगे, कपास भेजेंगे अपने देश में और वहाँ से सूती वस्त्र बनेगा। तो ये सब दृष्टि थी इनकी। और यहीं पर जो है कोलकाता में इन्होंने फोर्ट विलियम बना लिया था। जैसे अकबर का किला होता है ना, इस तरीके से जैसे अकबर का किला या फिर जो किसी के नाम पर, ऐसे ही विलियम के नाम पर फोर्ट विलियम था, तो फोर्ट विलियम यहाँ पर किलेबंदी कर ली थी, तो फोर्ट विलियम बना लिया था। तो इस तरीके से, और कलकत्ता से ये जहाज़ के माध्यम से इनको जो है पत्तन के माध्यम से व्यापार करने में आसानी थी। तो ये सब कारण थे, यहाँ पर अंग्रेज़ आए थे। अंग्रेज़ क्या और भी शक्तियाँ, तो मराठे भी इसीलिए इधर बढ़ गए। और मराठे जब इधर बढ़े तो इन्होंने अलीवर्दी खां को अपने शिकस्त में ले लिया और अलीवर्दी खां से जो है तमाम जो है टैक्स, नजराने और जो है तमाम संपत्ति प्राप्त की। तो 1751 ईस्वी में ही, अब जब इनको लगा कि इस समय क्या है कि मराठे और अलीवर्दी खां आपस में संघर्ष में व्यस्त हैं, तो अंग्रेज़ों को मौका मिल गया अपने फोर्ट विलियम को किलेबंदी करने। यहाँ से अब ये सुरक्षा का घेरना शुरू करते हैं, अपने फोर्ट विलियम को सुरक्षित करना शुरू करते हैं। किला तो था ही पहले, लेकिन पतली दीवार थी, तो अब उसको सुरक्षित करने के लिए चारों तरफ खाई खोदना शुरू करते हैं। क्या खोदना शुरू करते हैं? खाई, खंदक बनाना शुरू करते हैं कि आने वाले समय में, अभी तुम देखे होगे आगरा किला जाओ देखो, उसके चारों तरफ क्या है, एक खाई खुदी हुई है जो पक्की खाई है, उसमें पानी भरा रहता था। अभी तो सूखा है वो, लेकिन जब वहाँ पर मुग़ल शासक रहता था तो उस किले को चारों तरफ से खाई से घेर करके और उसमें पानी भर दिया जाता था कि अगर कोई बाहरी आक्रमणकारी आता है तो सबसे पहले उसको खाई पार करनी पड़ेगी। और जो पुल होता था, जिस पुल से होकर के किले में प्रवेश करते थे, वो पुल जो है उठने वाला होता था। जैसे ही मतलब पता चला कि विदेशी आक्रांता आ गए या कोई किले पर कब्जा करना चाहता है, वैसे ही बिगुल बज जाती थी और सबसे पहले क्या करते थे, किले के द्वार को बंद किया और जो सीढ़ी जो वो थी, पुल थी, उसको हटा लिया जाता था। तो पूरी चारों तरफ से खंदक से पूरा किला सुरक्षित हो जाता था। अब खंदक इतनी, खाई इतनी गहरी थी कि उसमें कूदोगे और पानी भी पूरे ऊपर तक है नहीं कि तैर करके चले जाओगे, एकदम दीवार, ऐसे खड़ी दीवार खाई की, और वो भी जो है 15 फुट नीचे जो है पानी भरा हुआ है और पानी भी गहरा है 10 फुट, मतलब 25-30 फुट गहरा खाई बनाते थे। तो उसमें आधा पानी भर देते थे, आधा खुला रहता। अब कोई आदमी उसे कूदेगा, कूद करके उसी में जो है चारों तरफ तैरता रहेगा, न इधर निकलेगा ना उधर निकल पाएगा। अगर किसी कारण से वो निकल गए तो उनकी दीवारें इतनी खतरनाक होती थी क्योंकि गोला बारूद मारते रहो, एक आध ईंट निकलेगी उसमें से, वो पत्थर होते थे, निकलेंगे नहीं। तो ऐसे मजबूत किले बनाते थे और किले को ही जीतना मकसद होता था। मतलब राजा जो आक्रमण होते थे उनका मकसद नहीं होता कि आम जनता को नुकसान करना। किला जहाँ पर शासक बैठा हुआ है वहाँ जाकर कब्जा कर लो, सबको बंधक बना लो, अधिकारी को और जितने मंत्री हैं, राजा को, बस हमारी फतह हो गई, यही होता था। तो इसलिए किले को सुरक्षित बनाया जाता था। तो अंग्रेज इस बात को समझ गए थे कि अगर हमें भारत में अपनी स्थिति मजबूत करनी है तो फोर्ट विलियम को जो है सुरक्षित करना पड़ेगा, सुरक्षा की दृष्टि से इसे मजबूत करना पड़ेगा। और उसके बाद में वहाँ पर जो है सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो जाता है 1756 में। कहाँ पर? यूरोप में। मैंने बताया था फ्रांसीसी और अंग्रेज भारत में लड़ जाते थे, किस लिए? कर्नाटक वार इसीलिए हुए थे।
तो कर्नाटक वार के दौरान तीसरा कर्नाटक वार हुआ था, तो सप्तवर्षीय युद्ध के कारण हुआ था। 1756 में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया और भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों क्या करने लगे, अपने अपने फोर्ट को, अपने अपने किलों को सुरक्षित करने लगे, किलाबंदी करने लगे। तब किलाबंदी करने लगे, उसी दौरान जो है भारत में जब इसके बाद में अभी जो है बताते हैं अलीवर्दी खां, तो अलीवर्दी खां की 3 पुत्रियां थीं। अलीवर्दी खां की 3 पुत्रियां थीं। 3 पुत्रियां, अब एक बड़ी वाली जो हमको लगता है इसकी बच्चियां जो है मरमुरा जाती होंगी, कोई बच्चे पैदा होते रहे होंगे। तो पहले क्या होता था, टोना टटका किया जाता था। क्योंकि मैं तो भैया साक्षी हूँ, हमारे गाँव में एक जो है हमारी जो है ताई थी, मतलब दूसरे समाज की थी, लेकिन हम लोग ताई ताई कहते थे। तो उनके बच्चे जिंदा नहीं होते थे, 1-2 पैदा हो गए तो किसी ने कहा कि ये पैदा होते ही इसको जो है खैंचिया में भरो, डलैया में, और घसीटो, तब बच्चे जीवित होंगे। तो उसको घसीटे तो उसका नाम रख दिया घड़ियावन। हमारे घसीटने को घड़ियावन कहते हैं, घड़ियाना। जब घसीटते तो उसको क्या कहते हैं, घड़ियाना। तो उसका नाम रख दिया घड़ियावन। और यही लगता है हमको कि अलीवर्दी खां के बच्चे पैदा होते होंगे, मर जाते होंगे, तो किसी ने टोटका कहा होगा, टोटका कर दो इस तरीके से। और इस बार जो बच्चा या बच्ची पैदा होगी उसको खैंचिया में या जो है डलिया में बैठा के घसीट देना। तो डलिया में बैठा के घसीटा होगा, इसलिए घसीटी बेगम पैदा हो गई। क्या नाम हो गया, घसीटी बेगम। तो ऐसे इसके 3 जो है पुत्रियां थी, एक घसीटी बेगम थी, इसका नाम आपको याद रखना है। घसीटी बेगम तो भूलोगे ही नहीं, इसकी कहानी जब दिलचस्प बता दी। तो अब ये तीनों जो है पुत्रियां थी। अब इस 3 पुत्रियों में इनके पुत्र भी थे, और सबसे बड़ी बात ये थी कि तीनों विधवा हो गई थी इसी के समय। अलीवर्दी खां के ही समय तीनों क्या हो गई थी, विधवा हो गई थी। अब तीनों विधवा हो गई तो इसी के समय जो है एक सिराजुद्दौला था, इसी का जो है दौहित्र था, जो तुम लोग क्या कहते हो, हमारे यहाँ तो खैर नाती कहते हैं, पुत्री के पुत्र को नाती कहते हैं, और तुम लोग जो है क्या कहते हो, धेता कहते हो ना, तुम्हारे यहाँ धेता कहते हैं उसको। तो नाती या दौहित्र से शुद्ध हिंदी क्या है, दौहित्र। शुद्ध हिंदी क्या है, दौहित्र। तो इसका दौहित्र यानी इसकी एक बेटी का एक बेटा था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम था, सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी बना जाता है अपने जिंदे में ही। कौन, अलीवर्दी खां। अब जब सिराजुद्दौला को, अब चूंकि इसकी 3 पुत्रियां थी, अब 3 में से एक की पुत्री के बेटे को बना दोगे, एक दामाद के लड़के को बना दोगे, बाकी क्या करेंगे, फिर विरोध करेंगे ना। तो अब सिराजुद्दौला ये तो मर गया, अलीवर्दी खां तो मर गया, कोई बात नहीं, इसने सिराजुद्दौला को शासक बना दिया, नवाब बन गया। अब जब नवाब बन गया तो सिराजुद्दौला अपने ही लोगों के षड्यंत्र का शिकार हो जाता है, अपने ही लोगों के षड्यंत्र का शिकार हो जाता है। और शिकार होने के कारण भारत में यहाँ पर अब अंग्रेज़ जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। जब आपस में लड़ोगे तो जो बाहरी है, विदेशी है या पड़ोसी है, उस समय अंग्रेज़ पड़ोसी ही हो गए हमारे देश में आ गए, या गांव में ही देख लो, अगर घर में लड़ोगे तो पड़ोसी वाला आगे आ जाएगा, लड़ाई का मौका लेकर के अकेले तुम्हें बरगलाएगा और दूसरे साइड में दूसरे को बरगलाएगा, फिर दोनों में और घमासान लड़ाई करवाएगा। यही अंग्रेज़ करते थे भारत में। जब देखा कि सिराजुद्दौला के घर में ही, परिवार में ही जो है षड्यंत्र रच रहे हैं, लोग नाराज़ हैं, तो फिर यहाँ पर षड्यंत्र शुरू होता है और एक युद्ध होता है 1757 में, प्लासी का युद्ध। इस पर हम लोग जो है प्लासी और बक्सर की युद्ध पे बाकायदा कल जो है पूरी अच्छी तरीके से इस पर फोकस करेंगे, बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ से प्रश्न आते हैं और ये एक तरीके से एक निर्णायक जो है समय है जब अंग्रेज़ भारत में स्थापित हो जाते हैं। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, इसलिए कल हम लोग प्लासी पढ़ेंगे। यहाँ पर ये कहानी मैंने बता दी, कल हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे जो है सिराजुद्दौला से, और किस तरीके से प्लासी का युद्ध होता है, फिर बक्सर का युद्ध होता है और बंगाल में अंग्रेज छा जाते हैं। और बंगाल से जीते हुए संपत्ति से, देखो बंगाल में इन्होंने संपत्ति प्राप्त की और उस संपत्ति का प्रयोग ये कहाँ करते हैं, अन्य राज्यों को जीतने में। अन्य राज्यों को जीतने में बंगाल, अब इंग्लैंड से कोई संपत्ति नहीं लानी है, ना ही व्यापार का मुनाफा खर्च करना है, बल्कि पैसा कहाँ से आएगा, जो बंगाल बहुत उस समय जो समृद्ध सूबा था मुगलों का, तो वहाँ से जो संपत्ति आएगी उसी से भारत में ये सभी चीज़ों को जीतते चले जाते हैं।